हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे सोशल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं आपको 8 to 9 क्लासेस एसएसटी की करा चुकी हूँ, जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, चाहे आप फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बट जो ये क्लास है, ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी को फोकस रख के बनाई जा रही हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चंडीगढ़ पीआरटी सोशल साइंस के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है, इसका पहले गठन कब किया गया? सबसे पहले ना जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे अलग था। यानी कि अंग्रेजों के समय में सबसे पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में। इसी के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट था ना, ये मतलब जैसे आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंतिम अपीलिएट है, यानी कि इससे बड़ा हमारे देश में कोई नहीं है। इसका फैसला क्या होगा? आखिरी होगा। मान लीजिए आप हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो आप कहाँ पर अर्जी लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ये अंग्रेजों के समय में जो ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, इसके लिए ना लंदन में प्रीवी काउंसिल होती थी, वहां पर हम क्या कर सकते थे? अपील कर सकते थे। तो सबसे बड़ा वो था। तो परंतु इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? लास्ट अपीलिएट है, यानी कि इसके अलावा हम कहीं और भी अपील नहीं कर सकते। इसका जो निर्णय होगा वो लास्ट निर्णय माना जाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये भाग 5 में इसका जिक्र है और अध्याय 6 में इसके बारे में बताया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन मिलता है, तो भाग 5 में क्या देखने को मिलेगा? आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 6 में आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 से 147 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 से 147 तक है, भाग 5 है और चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। वैसे हमारे भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। मैंने आपको ये सारे पढ़ा दिए थे, अनुसूचियां पढ़ा दी थी, भाग बताए थे मैंने। इसके साथ साथ मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे कि आपके कितने आर्टिकल्स हैं। जब लास्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करा दूंगी और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कराऊंगी, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहने वाले हैं। उनमें से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आर्टिकल 124(1) के अनुसार 1950 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 28 जनवरी 1950 को आपके देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, और जो देश का शीर्ष न्यायालय है और अंतिम भी। ठीक है, तो यही बात मैंने अभी आपको बताई है। कैसा न्यायालय? ये मतलब सर्वोच्च है, इससे ऊपर हमारे देश में कोई और कोर्ट नहीं है। इसका जो डिसीजन होगा वो लास्ट डिसीजन माना जाएगा। इसके साथ साथ 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, तब हमारे यहाँ पर टोटल 1+7 न्यायाधीश थे। न्यायाधीश का मतलब जजेस थे। ठीक है, तो 1 क्या होगा? यहाँ पर जो मुख्य जज होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस होंगे, जो सबसे बड़े होते हैं, उसके साथ साथ 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो जब हमारे यहाँ पर 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तब 1+7 क्या थे? हमारे यहाँ पर न्यायाधीश थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ है 28 जनवरी 1950 को। इसके साथ साथ जब इसका गठन हुआ तब इसमें कितने न्यायाधीश थे? तो इसमें 1+7 क्या थे? न्यायाधीश थे। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है? देश का सर्वोच्च न्यायालय है और अंतिम अपीलिएट है। 1950 में ही आपको पता होगा हमारे देश का संविधान भी लागू होता है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ, और इसके 2 दिन बाद ही, यानी कि 28 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ पर क्या बन जाता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद कहा गया कि हमारे यहाँ पर कितने जजेस होंगे, मतलब इसके बाद में इनकी संख्या बढ़ा दी गई, तो 1+30। अभी तक कितने थे? ये 1+30 थे, यानी कि टोटल कितने हैं? 31 हैं। तो 1 क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इसके साथ साथ 30 क्या हो सकते हैं? अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 124(1) और 2019 के संशोधन अधिनियम में कहा गया, कहीं कहीं पर ना ये 2019 को 2008 लिखा है, 2008 में भी अमेंडमेंट किया
गया था, उसके बाद 2019 में भी अमेंडमेंट किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो भारत क्या है, मतलब भारत का जो एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। आप सभी को पता है इंडिया में क्या है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारे यहाँ पर ओनली 1 है, जिसमें क्या होंगे यहाँ पर 1+34 न्यायाधीश होंगे। तो ये बात याद रखनी है, 1+ कितने होंगे, 34 न्यायाधीश होंगे। पहले कितने थे, सबसे पहले जब इसका गठन हुआ तो 1+7 थे, इसके बाद में 1+30 हुए। एट प्रेजेंट आपसे पूछा जाए तो 1+34 है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, क्योंकि ये नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं। 1 यहाँ पर मैंने अलग इसीलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एट प्रेजेंट आपके जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम क्या है, चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। ये जैसे जैसे मतलब इनकी एज 65 होती जाएगी, वैसे ही क्या हो, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, खत्म होता जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या होंगी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना है, जज बनना है, तो उसके लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे हमने लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन पढ़ी, राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन पढ़ी है, उसी तरीके से जो न्यायाधीश हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। सबसे पहले तो क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद में किसी हाई कोर्ट में या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तो यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए, वो किसी हाई कोर्ट में हो या फिर 2 से ज़्यादा न्यायालय, यानी कि 2 से जैसे कोई भी कोर्ट हो सकता है, उनमें लगातार उसने क्या किया हो, 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो। तो ये उनकी क्या है, क्वालिफिकेशन है, यानी कि उनकी ऐसी योग्यता होनी चाहिए। या फिर वो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रहे हों, या राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो, विधि के ज्ञाता हूं। तो ये राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि के ज्ञाता आज तक एक भी नहीं बने हैं, लेकिन ये जो कंडीशंस है ना, ये ज़्यादा वैलिड मानी गई हैं। और ये जो मतलब किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहे हों, ऐसे ही केवल एक ही हुए हैं जो 10 साल तक क्या रहे, अधिवक्ता रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए। शायद ये एक महिला थी। इसके बाद किसी हाई कोर्ट में क्या रहे हों, मतलब उनके पास में वो किसी हाई कोर्ट में 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 सालों तक क्या रहे हैं, न्यायाधीश रहे हों। इसके साथ साथ हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहे हों, या इसके साथ साथ वो राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या रहे हों, विधि के ज्ञाता रहे हों। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, कंडीशंस है। कई बार ना आपसे कंडीशंस पूछ ली जाती है। मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें ये कंडीशंस पूछी गई थी। ठीक है, और ऐसे इस तरीके से ऑप्शन बनाकर पूछेगा, 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से हमें ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा ठीक है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 सही है या 2 सही है। इस तरीके के ऑप्शंस बनाकर आपसे पूछ सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपके जो चंडीगढ़ पीआरटी के प्रीवियस ईयर देखे हैं, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन लगे, बहुत ईजी क्वेश्चन लगे हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि अब आपका आगे आने वाला एग्जाम कैसा बनाया जाएगा। अगर वो प्रीवियस पैटर्न पर बनता है तो आपका एग्जाम का पैटर्न बहुत ईजी आएगा, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, तो आप अपने आप को दोनों के लिए ही प्रिपेयर रखना ज़रूरी है। अब मैं जो आपको क्लासेस पढ़ाती हूँ, इसके बाद में आप ल्यूसेंट की बुक से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे ना आपका जो मतलब जो बेसिक है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें कुछ आपको नए पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से आपकी जितने भी डाउट होंगे या जितनी भी क्लैरिटी होगी और क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए ल्यूसेंट से भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है, इसकी न्यूनतम आयु जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था, लोकसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए आयु 30 होनी चाहिए। उसी तरीके से जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके मेंबर बनने के लिए भी आपकी कोई ना कोई आयु निर्धारित करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इनकी कोई भी आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। चाहे आप 4 साल के हो, 5 साल के हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज बन जाओ। मतलब मजाक की बात है, क्योंकि यहाँ पर ना इनकी आयु दी नहीं गई है। मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक कम एज नहीं है, ज़्यादा एज की बात की गई है कि मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, लेकिन मिनिमम की बात नहीं कही गई। तो न्यूनतम आयु का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायरमेंट की एज होगी वो कितनी होगी, 65 होगी, और हाई कोर्ट में एज कितनी होती है, 62 होती है। अब आप पूछेंगे हाई कोर्ट में कम क्यों है, क्योंकि जो ये हाई कोर्ट वाले होते हैं ये आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही चले जाते हैं और फिर यहाँ से ये जज बना दिए जाते हैं कई बार, तो इसीलिए वहाँ पर 3 साल तक ये काम कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट की क्या है, 62 है, सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट की 65 है। तो इसको याद रख लेना। इसके बाद है, नियुक्ति कैसे होती है इनकी, मतलब इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम
न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा प्राप्त परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। मतलब जो इसके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और इसके लिए सलाह कौन देगा, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह देंगे कि इन्हें आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो जो भी 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समूह के, और साथ साथ जैसे मान लीजिए आपके जो चीफ जस्टिस है CJI हैं, इनके साथ साथ आपके 4 क्या होंगे, अन्य वरिष्ठतम जजेस भी इसमें शामिल होंगे, जो क्या करेंगे, मिलकर एक डिसीजन लेंगे या एक तरीके से सलाह देंगे किसे, राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी आगे उन्हें क्या कर देंगे, फिर इनके परामर्श पर इन्हें अपॉइंट कर देंगे। इसके बाद में है एनजेक, मतलब अब इनकी जो चयन प्रक्रिया वो किस तरीके से होती है। मान लीजिए आपके देश में CJI बनाना है तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया थी पहले, उसके लिए ना पहले जैसे अब CJI बनते थे तो इसके लिए कॉलेजियम प्रक्रिया थी, मतलब सरकार ने कॉलेजियम को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए लेकिन ये खत्म नहीं हो पाई। तो जो CJI है वो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जो आपके न्यायाधीश बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया के आधार पर बनते हैं, तो बस आपको यही टिक कर देना होगा, कॉलेजियम पद्धति के आधार पर इनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। कॉलेजियम में एक टाइप से जो वरिष्ठ होगा और जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, एज होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसे क्या बनाया जाएगा, आगे वो क्या बन जाएंगे, एक तरीके से न्यायाधीश बन, चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो यही कंडीशंस है उनके लिए। लेकिन ना जब 2004 में जो बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने जो कॉलेजियम है इसको खत्म करने का काम किया, मतलब एक तरीके से इसे खत्म कर दिया इन्होंने, और उसकी जगह पर क्या ले आए, एनजेक लेकर आए। इसका नाम क्या था, एनजेक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित किया गया था। ये कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। तो यही बात मैंने आपको बताई है, किसके लिए बनाया गया, कॉलेजियम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। कॉलेजियम को खत्म करके इसे नया नाम देने की कोशिश की गई थी, जिसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कॉलेजियम के तहत, मतलब कॉलेजियम में ये होता था कि मतलब कॉलेजियम पद्धति जो है वो सबसे पुरानी है, शुरू से लेकर अब तक इसमें जो चयन प्रक्रिया हो रही है जजेस की, वो कॉलेजियम के आधार पर हो रही है। मतलब कॉलेजियम में जो जजेस होंगे ना, जो 5 सीनियर जजेस होते थे, वो डिसाइड करते थे कि कौन क्या बनेगा आगे जाकर, मतलब कौन किसका नाम हम आगे देंगे। मतलब ये खुद ही क्या करते हैं, अपना इलेक्शन खुद से करते हैं, इसमें किसी बाहरी की कोई भी इन्हें नीड नहीं है। और सरकार ने क्या कहा कि हम क्या लेकर आएंगे, एनजेक लेकर आएंगे, जिसमें इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसमें CJI किसे बनाया जाए, क्योंकि इसमें भारत सरकार के कानून मंत्री को ऐड किया गया था। और कानून मंत्री किसकी सलाह पर काम करेगा, सरकार की सलाह पर काम करेगा। तो जो सरकार कहेगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनेगी, न्यायिक प्रक्रिया बनेगी। तो वैसे तो ये बात गलत थी, क्योंकि मतलब जैसे सरकार चाहती वैसे अपने डिसीजन करा सकती थी, किसी को भी मतलब मान लीजिए किसी को जेल हो गई है, किसी को भी कोई सजा हो गई है, उसे माफ करवा सकती थी। तो इसीलिए जो न्यायाधीश थे वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने जो ये एनजेक है इसके लिए ना मतलब अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, 99th अमेंडमेंट। तो पहली बार ऐसा हुआ देश में कि जो एनजेक है, ये जो 99th अमेंडमेंट है, ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, संविधान में से हटवा दिया न्यायाधीशों ने। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने लिए इन्होंने कितना स्टैंड लिया। अब मान लो देश में कुछ हो जाता है तो ये बोलते नहीं, और अपने लिए इन्होंने कितना स्टैंड ले लिया। और जो पूरा का पूरा अमेंडमेंट है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई अमेंडमेंट पूरी तरीके से खत्म करा दिया जाए, और इन्होंने अपने लिए इतना स्टैंड लिया और अपना पूरा अमेंडमेंट ही खत्म करा दिया। तो जो 99th अमेंडमेंट है, इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म करा दिया कि हम जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं करवाएंगे, हम खुद ही कॉलेजियम के आधार पर क्या करेंगे, अपनी जो नियुक्ति है वो खुद से करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे तरीके से खत्म कर दिया। एनजेक को हम 99th अमेंडमेंट 2014 के नाम से जानते हैं, जो आज अस्तित्व में नहीं है, थोड़े समय के लिए लाया गया था, लेकिन सभी के सभी जजेस इकट्ठे हुए और उन्होंने इसे खत्म कराने का काम किया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शपथ की। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जो मतलब न्यायाधीश होते हैं, उन्हें शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो उन्हें राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। साथ साथ उनके जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होती है। तो 124(6) के अनुसार क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद है इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आपके आर्टिकल 124(2) है, इसके तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के CJI को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या था, 124(6) के अनुसार उसके अन्य न्यायाधीशों की बात हो रही है, यहाँ CJI की बात नहीं है। 4(6) में न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। लेकिन 124(2) के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, CJI को शपथ
दिलाने का काम करते हैं। सीजीआई को हटाने के लिए मान लीजिए अब इनके ऊपर कोई कदाचार हो जाता है, कोई ऐसा आरोप लग जाता है या ऐसा कह दिया जाता है कि इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, इन्होंने कोई गड़बड़ की है, तो उसके लिए संसद में इनके लिए कार्रवाई होती है। सीजीआई को हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संबोधन की जरूरत होगी, मतलब प्रत्येक सदन उनके खिलाफ कुछ लेकर आएगा, जैसे महाभियोग प्रक्रिया होती है तो उसके जैसी प्रक्रिया हम कह सकते हैं, तो उसके लिए संबोधन की जरूरत होगी। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए, यानी कि सदन में जितने सदस्य प्रेजेंट हैं उसका बहुमत अगर है तभी एक और जितने प्रेजेंट मेंबर हैं उन्होंने जितनी वोटिंग की है उनका कम से कम 2/3 होना चाहिए, तभी ये क्या हो सकते हैं, ये हटाए जा सकते हैं। तो बहुमत होगा, इसके तहत महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी, बहुमत 124 के अनुसार होगा। महाभियोग प्रक्रिया कब लगाई जाएगी, जब यानी कि साबित कदाचार हो जाए, यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, इन्होंने कुछ ना कुछ कमी की है, तभी इनमें क्या है, कोई ना कोई कदाचार का आरोप लगा है। तो पहली बार की बात की जाए कि आपके यहाँ पर जो महाभियोग प्रक्रिया है ये पहली बार कौन से जजेस के ऊपर लगाई गई थी, तो आपके यहाँ पर जो महाभियोग प्रक्रिया है ये साबित कदाचार पहली बार की बात कर रहे हैं 1991 से 1993 के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखना है 1991 से 1993 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी रामास्वामी के विरुद्ध तथा 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध लाई गई थी। तो ये दो हैं, एक का नाम है बी रामास्वामी कहाँ के हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट की, क्योंकि ये हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी लाई जा सकती हैं, तो यहाँ पर 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहे सौमित्र सेन, इनके विरुद्ध क्या लाया गया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई गई थी, ठीक है। तो राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में पारित होना था, मतलब ये जो सौमित्र सेन है इनके खिलाफ राज्यसभा में ये बिल लाया गया कि इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। तो इसके बाद ये जो बिल पास होने के बाद कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। अब यहाँ राज्यसभा से जब लोकसभा में जाना था तो लोकसभा में जाने से पहले इन सौमित्र सेन ने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, यानी कि इन पर क्या ना हो सके, कोई कार्रवाई ना हो सके। वैसे भी मान लीजिए अगर मान लो ये दोषी भी पाए जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी विडंबना की बात देखो ये है कि इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई भी सजा नहीं है इन्हें। मान लीजिए इन्होंने कोई गड़बड़ कर दी, यहाँ पर देखो कोई एक किसी की चोरी भी कर देता है तब भी उसे सजा हो जाती है, बट परंतु यहाँ पर अगर ये बड़ी से बड़ी गड़बड़ी भी कर देंगे तब भी इन्हें क्या नहीं है, कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ अपना इस्तीफा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद इनके कार्य क्या हैं, आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम कर सकता है, तो मैंने आपको बताया ही था कि जो आर्टिकल 124 है उससे लेकर 147 तक आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कही गई है। तो उसी प्रकार जो आपका 131 है इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा वो क्या करेगा, संघ और राज्यों या राज्य के बीच विवादों का निपटारा करेगा, यानी कि आपके जैसे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं या स्टेट एंड स्टेट्स है, इन दोनों में लड़ाई हो जाती है किसी चीज को लेकर, तो इसका निपटारा करने की जो पावर है वो किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा SBIL का मुद्दा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो किसके पास में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। मान ली दोनों स्टेट लड़ रही हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो उनके लिए जो डिसीजन है या जो भी कार्रवाई है वो कहाँ होती है, आपके वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसके बाद ये मैंने आपको बताया था 143 के तहत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक महत्व के मामले पर सुझाव की मांग कर सकते हैं। ये नहीं है कि इनकी पर्सनल लाइफ का कोई मैटर होगा और ये चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि बताओ मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स हैं तो मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जो सार्वजनिक महत्व के मामले हैं उन पर क्या ले सकते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुझाव मांग सकते हैं। और इसमें ना जो चीफ जस्टिस है वो बाध्य नहीं है अपनी सलाह देने के लिए, और जो आपके प्रेसिडेंट है वो भी बाध्य नहीं है सलाह मानने के लिए, तो दोनों पर ही ये बाध्यकारी नहीं है। इनका मन करेगा तो ये सलाह मान सकते हैं, मन नहीं करेगा तो सलाह को नहीं भी मान सकते। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छानुसार सुझाव दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट जो हैं वो इनकी सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। अगर इन्हें अच्छा लगेगा तो इनकी सलाह को मान लिया जाएगा, मान लीजिए अगर इन्हें सही नहीं लगता है तो ये क्या करेंगे, इनकी सलाह को नहीं मानेंगे। इसके बाद में ये मैंने आपको मौलिक अधिकारों में ये बात पढ़ाई थी कि आर्टिकल 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है, रीट्स दी गई हैं। रीट्स का मतलब पावर्स दी गई हैं, जो भी आपके मतलब जैसे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत आपको क्या है, कुछ पावर्स है कि आप क्या कर सकते हैं, रीट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 को मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है, संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल कहा जाता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही सोल
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सोल ऑफ मौलिक अधिकारों की आत्मा या संविधान की आत्मा कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके पास इसमें क्या है, 5 टाइप की रीट्स है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लंबित मामलों को अपने यहाँ क्या कर सकता है, ये ट्रांसफर कर सकता है। मान लीजिए जैसे कोई मामला है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अब मान लो हाई कोर्ट में कोई मामला है, वो बहुत टाइम से पेंडिंग है, तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगवा सकता है। या ऐसा भी कर सकता है कि मान लीजिए इस हाई कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है, तो दूसरे हाई कोर्ट में उसे, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि दूसरे हाई कोर्ट को भी वो ट्रांसफर कर सकता है और अपने पास भी उसे मंगा सकता है कि तेरे से काम नहीं हो रहा तो ला मैं देख देता हूँ इस मामले को, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पास में कुछ पावर्स हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1950 से 1973 तक वरिष्ठ न्यायाधीश ही भारत के सीजेआई बनते थे। मतलब ना अब तक भी यही मैटर है कि आपके जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, वही क्या बनेंगे, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इनके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर मान लो एज्ड हैं तो एज कम्पेयर टू अदर जजेस वो उन्होंने काम भी ज़्यादा किया होगा। तो इम्पोर्टेंट था ये बात कि 1950 से 1973 तक एक बार भी इस नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। लेकिन जब 1973 आया तो 1973 में इसका उल्लंघन होता है। इसमें 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रे को क्या बना दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और इनमें कहीं ना कहीं सरकारों का ही योगदान रहता है। तो 1973 में 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, एक भी नहीं बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़कर क्या बना दिया, A.N. रे को CJI बना दिया। और फिर इसके बाद 73 के बाद 77 में जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है उस टाइम भी फिर से देखने को मिलता है ये। इस पहली बार तो जब 73 में इसका उल्लंघन किया गया तो उस समय में 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे। लेकिन जब 1977 में इसका उल्लंघन हुआ तब यहाँ पर 10 जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको छोड़कर क्या बनाया गया, मतलब 10 सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़ दिया और इसकी जगह पर किसे बना दिया, MU बेग को क्या बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का CJI बना दिया, ठीक है। लोगों ने फिर इसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट हो गई क्योंकि ये गलत भी था। क्योंकि आपके यहाँ पर जो कॉलेजियम पत्ती है वो यही कहती है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वही क्या बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बार इसका उल्लंघन हो जाता है, 73 में और 77 में। जब 73 में इसका उल्लंघन होता है तो A.N. रे बनते हैं और जब 77 में इसका उल्लंघन होता है तो MU बेग को क्या बना दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ना 1993 में ये प्रक्रिया पूरी तरीके से रद्द कर दी जाती है और फिर से ये जो कॉलेजियम पद्धति है तब से लेकर अब तक कॉलेजियम के आधार पर ही आपके देश में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पॉइंट जो है वो आपके यहाँ खत्म हो जाते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो मतलब सबसे पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसके लिए आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 124 से हम 147 तक की बात करते हैं। भाग की बात करेंगे तो भाग 5 मैंने आपको बताया, चैप्टर 6 बताया है। 124(1)(a) के तहत 1950 में हमारे देश में किसका गठन किया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, ठीक है। इसके बाद जब इसका गठन हुआ तो यहाँ पर 1+7 जजेस थे। उसके बाद में 1+ कितने हो गए, 30 हो गए। एट प्रेजेंट पूछेगा तो 1+34 है। एट प्रेजेंट आपके CJI कौन है, वाई चंद्रचूड़ जी हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके लिए कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी। हाई कोर्ट में या फिर 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी न्यायालय हो वहाँ पर इन्होंने न्यायाधीश के रूप में काम किया होना चाहिए, या हाई कोर्ट में इन्होंने 10 साल तक एडवोकेट के रूप में काम किया होना चाहिए, या वो राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या होना चाहिए, विधि का ज्ञाता होना चाहिए। न्यूनतम आयु का इसमें उल्लेख नहीं है लेकिन इनकी रिटायरमेंट एज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है तो 65 है, हाई कोर्ट की कम है तो 62 है। अब यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ मतलब सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो क्या करते हैं, अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए क्या देते हैं, मतलब एक तरीके से परामर्श देते हैं राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति उसी के आधार पर इन्हें क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या लाया सरकार ने, NJAC लेकर आए ताकि क्या किया जा सके, मतलब जो कॉलेजियम पद्धति है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दी 99th अमेंडमेंट के रूप में हम इसे जानते हैं। तो इसे जो भी मतलब जजेस थे उन्हें इसे पूरी
तरीके से ख़त्म कर दिया। 2014 में इसको लाया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ कॉलेजियम में क्या होगा, जो 5 सीनियर मोस्ट डिसाइड करते थे, मतलब कि कौन बनेगा आगे आने वाले समय में CGI कौन बनेगा। तो ऐसे केसेस में जो आपके सीनियर मोस्ट होते थे वही क्या बना दिए जाते थे, चीफ जस्टिस बनाए जाते थे, ठीक है। शपथ इन्हें कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। इसके बाद में इनके लिए अगर मान लो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी है तो दोनों सदन में लानी होगी। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ऐसा 2 बार हुआ है अभी तक, सौमित्र सेन के लिए और साथ साथ बी रामास्वामी के लिए। आर्टिकल 131 के तहत ये क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट राज्यों राज्यों के बीच में, यूनियन टेरिटरीज के बीच में जितने भी झगड़े हैं उन्हें सुलझाने का काम करेगा। 143 के तहत ये क्या कर सकते हैं, जो भी मतलब मांग है, सुझाव है, वो मांग सकते हैं। 32 के तहत, 32 को क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का उपचार कहा गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी, अगर आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आज से मैं आपको जनरल अवेयरनेस की क्लास भी स्टार्ट करा दूँगी। स्टैटिक जीके की सारी क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। उसी में ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ना अगर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आए तो आपके 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 to 6 लगा लो। लेकिन जनरल अवेयरनेस के 9 to 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरल अवेयरनेस को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शाम को मैं आपको पार्लियामेंट का टॉपिक कराऊंगी कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो शाम को आपको जनरल अवेयरनेस की क्लास भी देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, आपकी हेल्प कर सकूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।